नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर सैनी। दोस्तों, आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं जो आजकल सुर्खियां बटोर रहे हैं क्योंकि इन्होंने एक बड़े मामले का खुलासा किया है। लेकिन अभी तक जो है उस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इन्होंने तकरीबन 1 करोड़ से ऊपर का एक घोटाला हुआ है। वो हर जगह चक्कर काट चुके हैं, लेकिन अभी भी उन्हें इंसाफ नहीं मिला है। अभी भी करप्शन के मामले में जो है, जो सरकार कहती है कि हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, अभी तक सरकार ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है और ये मामला अब कोर्ट के पास पहुंच चुका है। जी, इनका नाम है रामनिवास सिंगला, पूर्व एसडीओ हैं। आज हमारे साथ मौजूद है। ये शिकायतकर्ता भी है और इन्होंने क्या कुछ देखा है, क्या कुछ इनकी मांग है, किस तरीके से ये घोटाला हुआ है, तमाम चीजें जो हैं ये आज आप लोगों के सामने रखने जा रहे हैं। सबसे पहले सिंगला साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़िया जी, शुक्रिया भाई। सिंगला साहब, जिस तरीके से आपने कहा है कि 1 करोड़ से ऊपर का एक घोटाला हुआ है और इसमें आपने बड़े बड़े अधिकारियों के नाम लिए हैं, हाँ तो जी। कब का ये मामला है और कैसे इसकी शुरुआत हुई है? ऐसा है सर, सन 2020 में एनजीटी जो हमारा देश का है दिल्ली में, उसने एक ऑर्डर पास किया था। अब भाई सारे देश के अंदर जो सड़कों की सफाई है वो दिन में नहीं, वो रात को हुआ करेगी, और मैनुअली नहीं, वो मशीन के द्वारा करवाओ, ताकि जो ना धूल का प्रदूषण कम हो। पुलिस को देखते हुए। हाँ, तो उसके ऑर्डरों को कंपाइल करने के लिए, उसके ऑर्डरों को फॉलो करने के लिए हमारे हरियाणा के एक सारे हरियाणा की एक पोस्ट होती है, डायरेक्टर सप्लाई एंड डिस्पोजल, जो चंडीगढ़ बैठते हैं। उन्होंने हरियाणा के 22 जिलों के लिए 44 मशीनें टेंडर करके, और एक दिल्ली की कंपनी से, कालका जी में दिल्ली में एक कंपनी है वीएन इंजीनियरिंग नाम से, उससे 44 मशीनें हायर करके और हर डिस्ट्रिक्ट में दो दो मशीन भिजवा दी। और उसके साथ, उस मशीन के साथ एक एग्रीमेंट सरकार का भेज दिया, अब भाई आपने इन मशीनों को ऐसे चलाना है और ऐसे पेमेंट करनी है और ऐसे काम करवाना है। वो साथ में भेज दिया, और वो उसी के अनुसार दो मशीनें हमारे झज्जर जिले में आ गई, एक बहादुरगढ़ के अंदर और एक झज्जर के। बहादुरगढ़ में मशीन चलनी शुरू हुई, उस मशीन की वर्किंग देखी वहां के काउंसिल पार्षदों ने, और उन्होंने उस मशीन को 1 महीने के अंदर ही बंद करवा के वापस भिजवा दी। उन्होंने कहा कि भाई इस मशीन का हमारे को कोई फायदा नहीं, एक पैसे का भी, और ये मशीन हमारे यहाँ नहीं नहीं चलने देगी। ऐसे ही झज्जर आ गई। जिस दिन भी वो मशीन शुरू हुई, अप्रैल 2020 में वो मशीन चालू हुई यहाँ झज्जर में। मेरा रोड बाग जोहारा चौक के ऊपर, मेन रोड के ऊपर मेरा मकान है, मेरा घर, मेरे घर के आगे से भी वो मशीन चलती थी। मैंने बाहर निकल कर देखा, मैंने उसको समझने की कोशिश की, मैं उसके साथ साथ चलता गया और मैंने उसकी वर्किंग का हिसाब लगाया, सोचा, क्योंकि मेरे को पहले इस मशीन को चलाने का तजुर्बा था और मैंने पहले देखा हुआ था। मैं रिटायर होने के बाद नोएडा में दोबारा सर्विस करके आया था, तो नोएडा के अंदर ये मशीन का मेरे को तजुर्बा था। यहाँ मैंने देखा उस मशीन का हमारे यहाँ भी कोई एक पैसे का फायदा नहीं हो रहा था, ना उससे सफाई हो पा रही थी। और वो मशीन एक्चुअली बहुत पॉश इलाके जो होते हैं, जैसे दिल्ली का लुटिन जोन है, कनॉट प्लेस है हमारा, जैसे चंडीगढ़ का कुछ इलाका है, जिनके अंदर 1 इंच भी जमीन खाली कच्ची नहीं होती, और दोनों साइड में फुटपाथ होते हैं, बीच में डिवाइडर होता है, वहां ये मशीन कामयाब होती है। हमारे जैसे शहरों में नहीं होती। हमारे छोटी सड़कें हैं, ना ज्यादा अंदर कोई डिवाइडर बने हुए हैं, ना हमारे यहाँ सड़कों के ऊपर ऐसे लोग रहते, यहाँ कहीं कोई
भैंस खड़ी है, कहीं गोबर पड़ा है, कहीं कोई मिट्टी पड़ी है, कहीं कोई किसी का मटेरियल पड़ा है। यहाँ ये कामयाब होने की नहीं थी, ये कुछ सफाई नहीं हो पा रही थी। मैंने तकरीबन 1 महीने तक मैं रोजाना शाम को उस मशीन के साथ साथ चलता, झुक के देखता। इस मशीन में 4 ब्रश होती है, 2 एक साइड में लेफ्ट में, 2 राइट में, और एक सेंटर में प्लेस में होता है सिलेंडर, जो कि राउंड करता है ऐसे रोड के ऊपर। तो इस मशीन में 4 की बजाय 2 तो ब्रश लगी हुई थी, और बीच वाला सिलेंडर जो है ना, उसको ये जमीन में टिकाते ही नहीं थे, उसको अप ही रखते थे। और 2 जो ब्रश चलाते थे, थोड़ी सी दूर चलाई फिर उसको उठा लिया, फिर थोड़ी सी दूर चलाई उसको उठा लिया। ऐसे जब ये चलती थी, यहाँ इतनी ज्यादा धूल उड़ती थी। अब जो दोनों साइड के मकान है, उन्होंने अपने दरवाजे बंद करने पड़ते थे, और मतलब शोर भी इतना ज्यादा होता था। तो मैंने सबसे पहले मैं बांधवगढ़ वालों से कंसल्ट करके आया। उन्होंने कहा, अगर भाई आप अपने पार्षदों को, आपके वहां 19 पार्षद है जज्जर में, उन सब से कांटेक्ट करो, उनको समझाओ, और हाउस की मीटिंग में प्रस्ताव पास करवाओ, और इसको मशीन को वापस भिजवाओ। मैंने 19 के 19 पार्षदों से, यहाँ जज्जर के पार्षदों से कांटेक्ट किया, उनको समझाने की कोशिश की। 12 पार्षदों ने ये कहा, अगर साहब आपकी बात बिल्कुल अच्छी है, बढ़िया है, हम आपके साथ हैं। 7 पार्षदों ने कहा, अगर जी चलने दो, आपको क्या तकलीफ हो रही है, सरकार की मशीन आई है चल। मैंने कहा, भाई हमारा छोटा सा शहर है, बड़ा गरीब सा शहर है, इसकी पेमेंट बहुत भारी है, 4,70,000 रुपये महीना उसको पेमेंट हो रही थी। और इससे अलग 50 लीटर तेल डेली, 4,70,000 से अलग अलग 50 लीटर डीजल डेली, जो कि तकरीबन 5,000 का वो बन गया रोजाना। हाँ, और महीने का हो गया 1.5 लाख। 1.5 लाख वो, 4,70,000 वो, तो 6,20,000 में ये मशीन हमारे मतलब पड़ रही थी, और उसका फायदा हमें 1 पैसे का नहीं हो रहा था। तो इसलिए मैंने कहा, भाई इसको वापस भिजवाने की कोशिश करो। तो 12 पार्षद बोला जी ठीक है, अगली मीटिंग आएगी तो हम प्रस्ताव रखेंगे हैं, और हम आपके साथ हैं। आप डीसी को एक कंप्लेंट कर दो, डीसी को दे दो, और वो फिर हाउस में आएगी, और हाउस में हम उसका समर्थन करके इसको निकलवा देंगे। जैसे ही इस बात का पता कमेटी वालों को लगा, श्री अरुण नांदल जी जो है ना, उस टाइम ईओ थे, उन्होंने जब पता लगा तो उन्होंने सोचा, भाई ये तो जो है ना मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो उन्होंने 12 पार्षदों में से भी पार्षद तोड़ लिए, और उनको भी, ये मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन ये सुनने में आया है, अब 5,000 रुपये महीना उसमें से लूट में से उनको भी देना शुरू कर दिया। फिर वो महीना गुजर गया, उन्होंने नहीं प्रस्ताव पास किया। फिर मैं उनको मिला, मगर भाई साहब क्या बात कर रहे हो, क्यों नहीं करते? वो भी पलट गए। अगर सरकार का पैसा लग रहा है, सरकार की मशीन है, आपको क्या तकलीफ हो रही है, चलने दो। मैं निराश हो गया। निराश होकर मैंने अपने लेवल पर दूसरी साइड से कोशिश शुरू की। सबसे पहले इनका जो हायर ऑफिसर है, यहाँ बैठता है डीएमसी, वो उस टाइम थी मैडम आशिमा सागवान। मैंने पहली कंप्लेंट सबसे पहले उसके यहाँ लगाई। उसने मेरी कंप्लेंट मेरे सामने ही अरुण नांदल के हाथ में पकड़ा दी। कहती है कि भाई ये आपके खिलाफ कंप्लेंट आई है, इसको देखो। अरुण नांदल
हमारा बेटे के समान है, हमारे यहीं सामने पैदा हुआ है और हमारा ही मतलब बच्चा कहते हैं। मैंने कहा उसको उसी ऑफिस के अंदर ही, बेटा इस मशीन को बंद करवा दो और इसको भेज दो, ये नुकसान हो रहा है बहुत। उसने कहा, वही मेरे को जवाब दिया, अंकल इन फालतू बातों के लिए हमारे पास कोई टाइम नहीं। अगर वो उस दिन मेरी इस कंप्लेंट को वहीं की वहीं भी सॉल्व कर देता तो मैंने ये बात यहां तक आने की नौबत नहीं आती। लेकिन उसने भी ऐसा जवाब दिया, मुझे बड़ा पिंच हुआ। अगली कंप्लेंट मैंने डीसी साहब को लगाई, कैप्टन शक्ति सिंह। को। मैं मिला भी, बड़े अच्छी तरह मिलते थे, कई बार मिले, बहुत बार। यही कहते रहे मेरे को, हाँ कार्रवाई करेंगे, जरूर करेंगे, अच्छी करेंगे, लेकिन कोई सॉलिड कार्रवाई नहीं की। फिर ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में मैंने लगातार 4 मीटिंगों में लगातार मैंने दी कंप्लेंट अपनी, खड़ा होकर अच्छी तरह से हाउस के अंदर बोला। सभी ने फील किया, लेकिन मंत्री जी ने मेरी कंप्लेंट अपने लेवल पर कुछ करने की बजाय फिर डीसी साहब को पकड़ा दिया। और ऐसा कुछ नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। एक बार वही मीटिंग के अंदर गीता भोकल हमारी एमएलए मैडम भी थी, हाँ, उन्होंने कहा, कहता है कहाँ पर ना अपने एमएलए को मिले, उनको बताया, मगा जी 2 बार मिल चुका हूँ, 2 बार मैं इनको एप्लीकेशन दे चुका हूँ। तो इन्होंने एक बार तो मुझे ये कहा, अगर भाई 1 हफ्ते के बाद पता कर लेना हम आपके एप्लीकेशन को क्या कार्रवाई हुई और कहाँ भेजा। लेकिन उसका कभी कोई जवाब नहीं मिला। फिर उसी मीटिंग में गीता भुकल जी ने मुझे कहा, कहती है भाई वो पीछे हुआ होगा तो मुझे याद नहीं, तुम ऐसे करना, कल ही मुझे फिर मिलो मेरी कोठी पर आकर के हैं और हम कार्रवाई करेंगे। मैं अगले ही दिन उनकी कोठी पर गया, उनको फिर दोबारा दरखास्त दे के आया। फिर मैंने उनको ये कहा, मका मैडम आप अपोजिशन में के नेता हो, आप कम से कम इतना तो कर सकते हो, आपकी पावर सीधी कुछ नहीं है, लेकिन इतना तो कर सकते हो, असेंबली में मेरा क्वेश्चन उठा लो। तो उन्होंने कहा उस टाइम देखते हैं, सोचते हैं क्या होगा। फिर एक बार उसके बाद फिर गया मैं बोला, मगा मैडम कुछ किया, कुछ हुआ? कहती है भाई आपका मामला ऐसा सीरियस और टीडियस है, अब मैं इसमें क्या करूं? अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी एप्लीकेशन को एसडीएम को भेज देती हूँ, बस इतनी बात करी। मैंने कहा, मका मैडम एसडीएम तो के पास भेजने से कोई फायदा होने वाला नहीं है, डीसी को के पास तो मैं रोज पहले ही कर रखी है, आप हेडक्वार्टर पे चंडीगढ़ से कुछ कराओ। तो उन्होंने ये कहा, भाई मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर पाऊँ। तो वहां से बात खत्म हो गई। फिर मेरे को किसी ने समझाया, बताया कि भाई आप कितना ही घूमते रहो, ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आपका कोई काम नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा। अगर आपने कुछ करवाना है, कुछ उम्मीद है, तो आप हेडक्वार्टर पर चंडीगढ़ जाओ और वहां से कोशिश करो। मैं चंडीगढ़ गया, उस टाइम शत्रुजीत कपूर जी हमारे पुलिस विजिलेंस डिपार्टमेंट के चीफ होते थे। मैंने उनके दफ्तर में जाकर एप्लीकेशन दी, बड़ी अच्छी तरह से एप्लीकेशन रिसीव हुई। उन्होंने ये हुआ, कहाँ कार्रवाई करेंगे, और उन्होंने मेरी एप्लीकेशन को यूएलबी कमेटी के ऑफिस में भेज दिया और कुछ भी नहीं किया। फिर किसी ने मेरे को बताया, सीआईडी चीफ आलोक मित्तल जी हैं, वो बड़े सज्जन आदमी हैं, आप उनके पास कोशिश करो। मैंने उनके पास कोशिश की, उन्होंने अपने रीडर को बुला के
मेरे सामने ही मेरी एप्लीकेशन रीडर को दे दी और कहा कि इसको जो है ना कंसर्न उसको भेज दो अधिकारी है। उन्होंने भी वो एप्लीकेशन भेज दी होगी, मतलब और कुछ कार्रवाई नहीं। ये हमारे राज्य के सबसे बड़े अधिकारी है। अब शत्रुजीत कपूर जब डीजीपी बन गए, उनकी सीट पर अमिताभ ढिल्लों जी आते। मैंने सोचा कि भाई जो ना चीफ बदल गए हैं, चलो इनको भी कोशिश करके देखते हैं। मैंने उनको भी रजिस्ट्री कराई, ज्यादा मिला नहीं हूं मैंने उनको रजिस्टर्ड पोस्ट से रजिस्ट्री कराई। अपनी शिकायत भेज दी आपने? हाँ, शिकायत भेज दी डाक खाने के द्वारा। उनका रिप्लाई भी आ गया। उन्होंने ये लिखा, आपकी कंप्लेंट मिली हमें और हमने आपकी कंप्लेंट यूएलबी के डायरेक्टर को आगामी कार्रवाई वास्ते भेज दी। यूएलबी अर्बन लोकल डेवलपमेंट अथॉरिटी होता है, कुछ ऐसा होता है, यूएलबी बोलते हैं, उसको जरा भेज दिया। मैंने उनको बार बार यशपाल जी थे उनके डायरेक्टर, जो कि अभी अभी ताजा मुख्यमंत्री के एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी बन गए हैं। कुछ दिन पहले तक वो वहां थे। उनको मैं पर्सनली जाकर मिला, मगर जनाब 3 महकमों से मेरी एप्लीकेशन आपके पास आ गई है और आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, कोई कार्रवाई करो इनके ऊपर। उन्होंने मुझे कहा, कहता आपका काम था दरखास्त कंप्लेंट देना, आपने अपना काम दिया कर, अब काम है हमारा, ये हम देखेंगे अब हमने क्या करना है, क्या कर सकते हैं, क्या करना है। अब आप निश्चिंत होकर अपने घर जाइए, बैठिए, जो कुछ कार्रवाई होगी आपके पास खबर आ जाएगी। तकरीबन एक महीने के पास मेरी एक चिट्ठी आई उनके ऑफिस से, आपकी दरखास्त बेसलेस अनसंस्टेबल पाई गई, इसलिए फाइल की जाती है। आपकी शिकायत में कोई दम नहीं है, बेफजूल शिकायत आपकी। वो मेरे पास चिट्ठी आ गई। जब वो चिट्ठी आ गई तो मेरे तकरीबन सब दुनिया से सारे रास्ते बंद हो गए। मैं फिर आखिरी बार एक बार फिर डीसी साहब के पास गया, मगर जनाब इतने दिन से आपके पास मेरी दरखास्तें चल रही है, कम से कम आप तो यहाँ बैठे हो, आप तो मेरी समस्या को समझो, मेरी परेशानियों को समझो, आप तो कम से कम कुछ कार्रवाई करो। तो उन्होंने एक इंक्वायरी कमेटी बना दी। एडीसी मैडम सलोनी शर्मा की अध्यक्षता में उन्होंने एक इंक्वायरी कमेटी बना दी, उनको चिट्ठी लिख दी, अगर भाई इसकी 15 दिन में इंक्वायरी करके मुझे रिपोर्ट दो। मैडम सलोनी शर्मा से मैं मिला। मैडम सलोनी शर्मा ने खुद इंक्वायरी करने की बजाय आगे चलकर एसडीएम रविंद्र कुमार जी की जो ना अध्यक्षता में एक और कमेटी बना दी, जिसमें 4 मेंबर और बाहर के दूसरे डिपार्टमेंटों के लगा दिए, जिसमें एक एक्शन प्रदीप जी बिजली बोर्ड का, एक एक्शन सिंचाई विभाग का दलबीर सिंह ढिल्लों, एक एक्शन पीडब्ल्यूडी का श्री सुमित जी, और एक अकाउंटेंट एसएसए बोर्ड का एजुकेशन का वो, और एक और 5वां फूड एंड सप्लाई का सुपरिटेंडेंट। इन 5 आदमियों की एक कमेटी बना दी और ये कर दिया कि 7 दिन के अंदर आप इनकी इंक्वायरी करके रिपोर्ट सबमिट करो। 7 दिन की बजाय 7 महीने में एसडीएम ने क्या किया, इन सब को बुलवाया ऑफिसर्स को, और कोई इंक्वायरी नहीं की, कोई उनको रिकॉर्ड नहीं दिया, और एक रिपोर्ट बना करके हिंदी में और उनको ये कहा भी यहाँ दस्तखत कर दो, और उन्होंने आंख बंद करके सभी ने दस्तखत कर दिए, और वो रिपोर्ट उसने एडीसी मैडम सलोनी शर्मा को भेज दी।
जब मुझे इस बात का पता लगा कि भाई रविंदर एसडीएम साहब ने तो कोई घोटाला हुआ ही नहीं, लिख के रिपोर्ट दे दी। मैं मैडम को फिर मिला, मैडम ये क्या इंक्वायरी हुई? मेरे हाथ में पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट हैं, पूरे के पूरे सबूत है, सर्टिफाइड है, मैं इनको ले बैठा हूं आपके सामने और वो कह रहे हैं कोई घोटाला ही नहीं हुआ। तो मैडम ने अपने 2 ऑफिसर बुला के अपने दफ्तर से, श्री युद्धवीर सिंह पीओ साहब, पीओ प्लानिंग ऑफिसर, और श्री देवेंद्र सिंह अकाउंटेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर, उन दोनों को बुलाकर ये कहा, वो रिपोर्ट दे करके, अगर एक बार इसको तुम फिर देखो और इसमें कुछ बनता है तो वो निकालो। और मेरे को कहा अब भाई आप 1 हफ्ते के बाद फिर पता करना। उन दोनों ऑफिसरों ने बड़ा एक अजीब खेल खेला। आम पब्लिक में तो ये धारणा है, इसका कोई मेरे पास सबूत नहीं है, लेकिन ये आम धारणा है कि भाई दोनों ऑफिसर 10-10 लाख रुपए ले गए कमेटी वालों से, जिन्होंने शिकायत दी, जी खिलाफ शिकायत थी आपकी, जिन्होंने घोटाला किया है। आम धारणा जनता के अंदर ये है कि भाई वे दोनों आदमी 10-10 लाख रुपए लेके और उन्होंने ऐसा खेल रचाया आगे, जो 1 करोड़ 10 लाख का घोटाला था, जिसके सारे पेपर सारे कागज मेरे हाथ में थे, उस घोटाले को सिर्फ 9,42,000 रुपए का बना दिया। उन्होंने क्या कहा अपनी रिपोर्ट उसमें, अब मैडम घोटाला नहीं हुआ कोई भी, कुछ उनकी लापरवाही है, उदासीनता के, उनकी उदासीनता के कारण से कुछ सरकार को नुकसान हुआ है, और वो नुकसान क्या हुआ है? 9,42,000। कम से कम ये बात तो निकली कि जो डायरेक्टर ने कहा था वो कि नहीं कहा कि जो आपकी शिकायत है बेफजूल शिकायत हाँ, है, वो नहीं कहा। इन्होंने कहा कि आपकी शिकायत में कोई दम नहीं है, हाँ, लेकिन अब 9 लाख रुपए तो निकले। 9,42,200 रुपए का नुकसान सरकार का हुआ है। ये नुकसान कौन सा है? उन्होंने ये कहा, और ये उस एग्रीमेंट में भी था, अब जो ये मशीन रोजाना 12 घंटे चलनी है, अगर ये मशीन 12 घंटे से कम चलेगी तो 400 रुपए घंटे के हिसाब से इसके ऊपर फाइन और लगाना है। उन्होंने सिर्फ क्या किया, उन्होंने नीचे फाइन नहीं लगाया किसी ने, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये निकाला अगर भाई जो फाइन नहीं लगाया ना, ये इनकी गलती है, और ये 9,42,000 रुपए फाइन लगाना चाहिए था, जबकि फाइन भी 16,70,000 रुपए का बनता था। तो अगर फाइन को भी फाइन ना तो इतना कैलकुलेट करें तो इतना होता था, लेकिन उन्होंने 9,42 का बना दिया और वो मैडम के सामने पेश कर दिया। जब मैडम के सामने ये पेश किया, मुझे पता लगा, मैं फिर मैडम के पास गया, मैडम ये तो कुछ भी नहीं किया, 1 करोड़ रुपए का घोटाला साफ कर दिया इन्होंने। वह बोली भाई मैं क्या करूं, मेरे सामने 2 चीज आई है, मैंने तो डीसी साहब को भेजना है, मैंने उन्होंने वो न्यू की रिपोर्ट डीसी साहब को भेजी। मैं फिर डीसी साहब के पास गया, मैं कहा कप्तान साहब ये तो जो ना कुछ भी मामला नहीं किया, ये तो जो ना 1 करोड़ 10 लाख के घोटाले को 9,42,000 कर दिया। डीसी साहब कहने लगे, कहता भाई इंक्वायरी ऑफिसर ने जो रिपोर्ट भेज दी मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, इंक्वायरी ऑफिसर ने जो दे दिया है, मैं तो यही कागज आपके चंडीगढ़ भेज देता। उन्होंने वो 9,42,000 का कागज हाँ भी आगे भी नहीं भेजा, आगे भी नहीं भेजा, ये कहने के बाद भी नहीं भेजा, और मेरे को ये जवाब दिया कि आपकी कंप्लेंट हेड ऑफिस में फाइल हो चुकी है, अब इसका मैं कोई भी किसी तरह की कोई कार्रवाई बकाया नहीं। उसके बाद यहाँ एक सीआईडी का इंस्पेक्टर बैठता है, सुरेंद्र कुमार, 3rd फ्लोर पर, उस दूसरे सेकंड पार्ट में। मैं उसके पास गया, मैं बोला भाई ऐसा है कि
मैं तो सब जगह घूम लिया, थक लिया। मैंने ये सुनने में आया है कि सीआईडी इंडिपेंडेंट होती है, इनके दबाव में नहीं होती। मैं कहा आप कुछ कर दो। वो बोला भाई बात ऐसी है, अगर हमारी सीधी करने की पावर नहीं होती कोई, लेकिन हम अपनी एक रिपोर्ट भेजते हैं जो कि सीधी सीएम के पास जाती है। कहता हम आपकी एक रिपोर्ट बना कर भेज देंगे, आप हमें सारे ये डॉक्यूमेंट हमें दे दें। मैं उनको सब डॉक्यूमेंट दिया है और उन्होंने एक रिपोर्ट बना के भेजी यहाँ से रोहतक। रोहतक उनका डीएसपी बैठता है, डीएसपी रोहतक से सीधी हेडक्वार्टर जाती है। उन्होंने रिपोर्ट मेरी भेज दी। उन्होंने साफ सुथरा लिखा 1,10,00,000 का घोटाला हुआ है, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं। सिंगला साहब, आप एक बात को उठा रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि 1,10,00,000 रुपया घोटाला हुआ है। हाँ, तो आपके पास ये आंकड़ा कहाँ से आया कि 1,10,00,000 का घोटाला हुआ है? अब मैंने 6 महीने के दौरान आरटीआई लगा लगा के और सभी डॉक्यूमेंट उनसे कलेक्ट करी, सभी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की। ये फाइल मेरे पास रखी है, इसके अंदर पूरे सर्टिफाइड पेपर है। उनके जितनी पेमेंट हुई उनके सब के बिलों की कापियां हैं, जितनी मशीन चली उसकी लॉग बुक की कापी है। लॉग बुक होती है जो मशीन जिस टाइम शुरू हुई, जिस टाइम बंद हुई, वो सब कुछ उसमें दर्ज होता है। वो एक्चुअल दर्ज हुआ है। 4 घंटे की एवरेज आई हुई है रोजाना की। 12 घंटे चली थी मशीन। 12 घंटे की जगह 4 घंटे चलवाई हुई है मशीन। पेमेंट 12 घंटे की। पेमेंट पूरी 12 घंटे की 4,70,000 रुपए महीने की पेमेंट की गई है। कोई जो ना जुर्माना लगाना था, फाइन लगाना था, 1 पैसा भी फाइन नहीं लगाया गया। 50 लीटर रोजाना का तेल भी दिया गया है, दे रखा है। उसके भी पेपर यहाँ है मेरे पास। इस तरह सभी पेपर पहले इकट्ठे करके सर्टिफाइड, वैसे नहीं, मतलब उन्हीं के दस्तकों के, उन्हीं के मोहरों के सारे पेपर तैयार करके तब मैंने ये कंप्लेंट डाली थी। मैं भी एक डिपार्टमेंट से पढ़ा लिखा और मतलब एक ऑफिसर रिटायर हुआ हूँ, मुझे न्यू पता है अगर झूठी कंप्लेंट कर दी तो मैं भी अंदर हो जाऊंगा। इसलिए मैंने पहले सारे पेपर तैयार करके मुकम्मल करके तब कंप्लेंट की हुई है। और फिर मैंने अंडरटेकिंग लिख कर दी हुई है एसपी साहब को। अर्पित जैन यहाँ एक एसपी थे पहले, इससे पहले उनको मैं मिला था। मैंने एक अंडरटेकिंग लिख कर दी हुई है कि अगर मेरी कंप्लेंट झूठी पाई जाए तो मुझे भी एफआईआर करके मेरे को भी अंदर कर दिया जाए। ये इन राइटिंग मैंने स्टाम्प पेपर पर उनको पहले दे रखा है और आज भी मैं दावे के साथ ये कहता हूँ, मेरी इस कंप्लेंट की पूरी तरह इंक्वायरी करवा लो। अगर कंप्लेंट झूठी मिले मेरी तो मुझे अंदर कर दिया जाए। बिल्कुल, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कोई रायत नहीं मांग रहा, मैं ये मांग रहा हूँ अगर मेरी कंप्लेंट में जब दम है तो इंक्वायरी क्यों नहीं होती? ये बार बार ये कहते नो टॉलरेंस, ये कहते करप्शन पर हम कोई टॉलरेंस। हाँ, और मेरी इंक्वायरी नहीं कर हो पाए। मैं ये नहीं कर रहा किसी को फांसी लगा दो, मैं ये नहीं कर रहा किसी को आप आज ही अंदर कर दो, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ मेरी इंक्वायरी तक करवा दो, जो सच है वो सामने आ जनता के। इंक्वायरी करवा दो, इंक्वायरी नहीं हो रही, विजिलेंस से करा दो। इसी बात का मुझे सबसे बड़ा दुख होता है और मेरा बार बार भीतर से दिल भर के आता है। अभी मैं कुछ तुमसे मांग नहीं रहा, कुछ मैं रियायत नहीं मांग रहा, मैं कोई फीस नहीं मांग रहा, मैं सारा खर्चा मैं करने लग रहा हूँ और फिर इंक्वायरी क्यों नहीं करवाती? इसमें मामले में कौन कौन लोग शामिल थे? इस मामले में ऐसा है कि जो पेपरों में जिनके साइन होते हैं वे तो हैं, सबसे पहले कंपनी अपना बिल रेज करती है, 4,70,000 रुपए का बिल रेज किया। पहली दोषी कंपनी भी है। अब उसने जब मशीन चलाई तो 4 घंटे बिल दे दिया, 12 और 12 घंटे का बिल उन्हें रेज कर दिया। इससे दूसरा दोषी आता है सबसे पहले सैनिटरी इंस्पेक्टर।
आनंद मलिक, उसने वेरीफाई करना होता है बिल्कुल। उसने जब 4 घंटे चलवाई मशीन, लॉग बुक उसकी भरी हुई है, साइन उसके हैं लॉग बुक में। उसको न्यू पता है कि तुमने 4 घंटे मशीन चलवाई है और वो 12 घंटे के बिल को वेरीफाई कर रहा है। उसने 12 घंटे का झूठा बिल भी वेरीफाई कर दिया। कंपनी ने बोगस बिल रेज किया। आनंद मलिक चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर, उसने उसको वेरीफाई किया। वेरीफाई होने के बाद डाक में रिसीव हो गया। डाक में रिसीव होके अरुण नंदल के पास गया, ये जो ना कमेटी का सब क्या का हेड होता है, उसके पास गया। उसने अकाउंटेंट को मार्क करी, अकाउंटेंट को कहा भी बिल को चेक करो। अकाउंटेंट ने वो बिल चेक किया। बिल चेक करके उसने, अकाउंटेंट ने दस्तखत किए। उस टाइम का जो सेक्रेटरी था राजेश मेहता, उसने दस्तखत किए, अरुण नंदल ने दस्तखत किए, और फिर प्रेसिडेंट कविता रानी चेयरमैन थी, कविता रानी के दस्तखत करवाए और फिर पेमेंट उसकी चेक काट कर दिया। पेमेंट होने का तरीका है। फिर वो पेमेंट एसडीएम से कंफर्म करवानी होती है। शिखा कुमारी उस टाइम एसडीएम थी। शिखा एसडीएम के पास लेकर गए कागज, उन्होंने दस्तखत कंफर्म किया, उन्होंने दस्तखत किए। इन्वॉल्वमेंट हो गई कहां से? आनंद मलिक, कंपनी ने झूठा बिल रखा, उसकी इन्वॉल्वमेंट होगी। आनंद मलिक चीफ इंस्पेक्टर सैनिटरी इंस्पेक्टर ने झूठा बिल जो ना वेरीफाई किया, उसकी इन्वॉल्वमेंट होगी। राजेश मेहता सेक्रेटरी ने उसको जो ना साइन किया, उसकी इन्वॉल्वमेंट होगी। अरुण नंदल ने जो उसको जो ना मतलब जो ना हेड होने के कारण से उसको मार्क करा, उसकी इन्वॉल्वमेंट होगी। अकाउंटेंट ने उसको जो ना वेरीफाई करा, पास किया, उसकी वेरी होगी। और हेड कविता रानी ने डाला, उसको पेमेंट का हुक्म दिया, उसकी होगी। और फिर शिखा कुमारी एसडीएम ने जाके कंफर्म किया, तो उसकी होगी। इन सब के पेपरों के ऊपर साइन है। ये भी तो हो सकता है कि कुछ लोग जो बीच में थे वो पता ना हो कि भाई ये क्या मामला चल रहा है। पता ना होना कोई एक्सक्यूज नहीं होता। नौकरियों के अंदर हर आदमी ने अपने काम का पता होता है और होना चाहिए। और मोटी सी बात है, जब मशीन चली 4 घंटे रही है, सबने पता है 4 घंटे चली, 4 घंटे का तो कोई लुको नहीं रही, सबने पता है, सबको पता है। और 4 घंटे चली हुई मशीन का 12 घंटे चली और की पेमेंट जब पास करने लग रहे हैं, तो मोटी सी बात है, कोई ऐसा बेवकूफ नहीं है जो इतनी बड़ी पेमेंट वैसे ही दे देगा। सीधी सी बात है। भाई इन्होंने, और यहां तक मुझे पता लगा है, 4,70,000 में से 3 लाख रुपए वापस कंपनी से लिए जा रहे थे। हर महीने 3 लाख रुपए वापस लेकर के बंदर बाट होती थी पैसे, जब ये मामला हुआ था। तो आपने तो कुछ और लोगों के नाम भी लिए हैं कि भाई हाँ, इससे आगे जो फाइन करना था, फाइन की पावर थी डीएमसी की, इनकी पावर नहीं थी। इन्होंने ये लिख कर भेजना था, ये था हर महीने डीएमसी को, इस महीने में इतने घंटे कम चली मशीन, वो वहां इतने पैसे बनते हैं फाइन के, वो वहां से ऑर्डर करते हैं। ये पावर थी उनकी। उन्होंने भी ऐसा कुछ नहीं किया, इसलिए उन्हें गवर्नमेंट का, सरकार का 15 लाख रुपया नुकसान कराया। इसलिए वो उनकी इन्वॉल्वमेंट है। डीएमसी के 3 डीएमसी 4 डीएमसी रहे उस दौरान, उन सब की एक इन्वॉल्वमेंट। अब आगे डीसी साहब की बात। डीसी साहब की इन्वॉल्वमेंट मैंने क्यों ली है? मैंने डीसी साहब को बार बार इस बात की रिक्वेस्ट की थी, जब जनाब आपके सामने मैं सारे सबूत रख रहा हूं, तो आप, मेरी समझ में ये नहीं आता कि आप कार्रवाई क्यों नहीं करते, या बताइए मुझे, मैंने इस बात का जवाब दिया। वो हर बार यही कहते रहे, भाई तुम्हारे कहने से हथेली पर सरसों नहीं खड़ी।
दफ्तर हमने चलाना है, हमने देखना है किस ढंग से कार्रवाई करनी है, कैसी कार्रवाई करनी। इसलिए उन्होंने कुछ भी, तो मेरी समझ के अनुसार उन्होंने दोषियों को बचाने की कोशिश की। एक हमारी धारा है आईपीसी में, हार्बोरिंग, हार्बोरिंग कहते हैं। हार्बोरिंग के अंदर मैंने डीसी साहब को लिया हुआ है। हाँ, अब इन्होंने कार्रवाई न करके उन दोषियों को बचाया है, जबकि साफ सुथरी सारी बात जब उसके सामने आ गई। इसके बाद फिर मैं एसपी साहब को मिला, अर्पित जैन को। मैंने ये सुना था अर्पित जैन बहुत न्याय प्यारी आदमी है। मैं उनको मिला, उन्होंने बड़ी अच्छी तरह मेरी सारी बात सुनी, और मेरे सामने ही डीएसपी राहुल हुआ करता था, डीएसपी राहुल को चिट्ठी पर ऑर्डर करके और ये कह दिया कि 15 दिन के अंदर कार्रवाई करो। फिर मैं उसको लेकर डीएसपी राहुल के पास गया, डीएसपी राहुल ने वो लेकर मेरी रख ली और बोले ठीक है, हम कार्रवाई करते हैं। ऐसा हुआ, अब 1 महीना ऐसे ही बीत गया, ना कोई कार्रवाई की और ना ही कोई किसी तरह का मेरे को खबर दी। उनकी बदली होगी, उनकी जगह पर आ गई चौधरी शमशेर सिंह, इस टाइम डीएसपी के जो हेडक्वार्टर पर डीएसपी है वो शमशेर सिंह है। शमशेर जी को मिला मैंने कहा जी मेरी दरखास्त आपके पास पड़ी है, एसपी साहब से ऑर्डर है, आप उनकी इंक्वायरी करो। उसने सारी बात पूछी मेरी, सारी बात पूछ के कहता है भाई इतने बड़े बड़े ऑफिसर इसके अंदर है, मैं क्यों पंगा लूं भाई इनसे, आपने डीसी तक बीच में ले रखा है, तो मैं क्या, मैं इनसे पंगा नहीं लूंगा। मैं बोला मगा जी क्यों, गलत बात किसी की भी हो और आपने तो अपना काम करना है, आपका अपना काम करिए। कहता नहीं भाई आप कुछ कहिए, मैं इंक्वायरी नहीं करूंगा। मगर तो चलो इसका जवाब दो, आप लिख के दो मुझे, अब मैं इंक्वायरी नहीं करूंगा। कहता मैं आपको लिख के नहीं दूंगा, मेरे पास आया है एसपी से, मैं एसपी को जवाब दे दूंगा। मगर तो चलो मेरे साथ है, अभी एसपी को कहो। कहता है ऐसे नहीं, मैं वो दोनों एसपी के कमरे में बढ़ गए, डीएसपी और मैं। मेरे को उसने कहा भी आप 2 मिनट बाद रुक जाओ, पहले मैं अकेला बात करके आऊं, फिर आपको बुलाएं। वो अंदर अकेले गए, उन्होंने जो ना एसपी साहब को अपनी तरफ से अपने ढंग से जो कुछ कहना था कहा होगा, फिर मेरे को बुलाया अंदर, और एसपी साहब भी बदले पाए। एसपी साहब ने मेरे को जवाब दिया, कहता भाई आपकी कंप्लेंट सारे सरकारी मुलाजमों ऑफिसरों के खिलाफ है, और सरकारी मुलाजमों के खिलाफ हम अपने लेवल पर, पुलिस अपने लेवल पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकती, डीसी साहब हमें चिट्ठी लिख दे, उसके बाद हम उनकी सबकी गुत्ती पकड़ ले आएंगे। लेकिन ये बात आप जाकर डीसी साहब को कहो। मैंने कहा मगा जी डीसी साहब को तो मैं रोज कहता हूं, वो नहीं कहेंगे। आप, करप्शन का मामला है, पीसी एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, उसके अंदर क्लियर कट लिखा हुआ है, अब जब कोई करप्शन का मामला होता है तो पुलिस को डायरेक्ट पावर है कार्रवाई करने, और कम से कम डीएसपी लेवल का ही अफसर कर सकता है, एसएचओ नहीं कर सकता। आपने मेरी एक दरखास्त एसएचओ को भेज दी, एसएचओ मेरे घर गया, जना जी आपकी एक एप्लीकेशन है आपके बयान देने। मैंने कहा भाई करप्शन का मामला है, आपकी तो पावर नहीं, डीएसपी साहब ने आना चाहिए था, डीएसपी साहब करते। फिर मैं कहा आप मतलब दोबारा फिर उसी तरह की बात करते। कहते हैं भाई जो ना ऐसा है कि डीए हमारा, वो जो करप्शन का बात आप बता रहे हो ना, एकदम मौके के ऊपर पैसे लेता हुआ आदमी पकड़ा जाए तब तो हमारी पावर है रंगे हाथ। हाँ, और बाकी हम उस करप्शन के मामले में इंक्वायरी नहीं कर सकते, ये कहा उन्होंने मेरे को। मैंने कहा मगा भी चलो होगा कानून, होगा भी ऐसा, मतलब मैं तो इस कानून का तो ज्ञाता नहीं हूँ। मगा जी मैं आ गया है,
मैंने कहा कि मगर ये काम तो करो फिर। मैंने जो पेपर आपको दे रखे हैं सारे सबूत, 693 पेज के सबूत थे, मगर जी दोबारा मैंने बार बार मैंने इनकी फोटो स्टेट ना करवानी पड़े। मेरा 1500-2000 रुपया लगता है फोटो स्टेट करवाने में, एक बार 3 रुपए कापी लेते हैं। मगर जी ये मेरे ये कागज डीसी को भेज दो, और आप डीसी से मांग दो पहले परमिशन, अभी हमें इंक्वायरी की गलती। उन्होंने मेरे सारे पेपर डीसी साहब को भेज दिए, लेकिन फिर भी डीसी साहब ने कुछ नहीं। अब आप कोर्ट में गए हैं, हाँ, तो कोर्ट में क्या होगा? क्या कोर्ट में मैं गया था 13/8/24 को। 13/8/24 को? 13/8/24 को मैंने कोर्ट में बिना डाला, करप्शन का मामला है, सीधा निचली कोर्ट में पहले मैंने डाला। वो मैडम डोना खनगवाल है, मनीषा खनगवाल, वो बोली भाई इतने बड़े अफसरों के खिलाफ मामला है, मेरी हिम्मत नहीं है, मैं नहीं करूँगी, मैं तो आपको सेशन जज के पास भेज दूँ। वो न ये मेरा मामला सेशन जज के पास भेज दिया। सेशन जज ने मुझे बुलाया, बहुत प्रेम से बड़ी अच्छी तरह से 1 घंटा बैठा के मेरे से सारी बात पूछी, और फिर मैंने कहा मगर जनाब मैडम का तो दिल कांप गया, वो तो हिम्मत नहीं, आपने बताओ आप भी करोगे कि नहीं करोगे? तो उन्होंने मुझे कहा अब नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, हम करेंगे हैं, और बड़ा ठोक के करेंगे। उन्होंने ये केस ले लिया मेरा, और केस चालू कर दिया। 3 तारीखों पे 8 को मैं डाला, 9 लगी, 9वें महीने में, 10वें महीने में, 11वें महीने में, तक मतलब 4 तारीखों पे वो फाइलों को देखते रहे, मेरे से बातें समझते रहे। फिर उन्होंने कहा अक भाई ये ऐसा मामला है, आप वकील नहीं हो, कोई वकील कर लो आपसे? ये इसमें बहुत बातें आएंगी कानून की, और आप नहीं कर पाओगे, मुझे भी परेशानी होगी और आपको भी होगी, कोई वकील कर लो। मैंने दफ्तर की जो बड़े से बड़े वकील हैं, जो कि जिनका नाम है यहाँ दफ्तर में, मैंने सभी से कांटेक्ट किया, लेकिन जब डीसी साहब का नाम आता बीच में, तो सभी ने हाथ उठा दिए, भाई हमारे बस का नहीं, हम नहीं करेंगे। मैं बिल्कुल निराश हो गया। किसी ने मेरे को बताया भाई यहाँ का वकील नहीं करेगा कोई, आप रोहतक से वकील लाओ। मैं रोहतक गया, मेरे को एक वकील का नाम बताया गया, मैं उस वकील के पास गया, उन्होंने 1,10,000 रुपये फीस मांगी। 1 तारीख की? नहीं, इस केस की, पूरे केस की? मगर जनाब कुछ कम कर लो। कहता मैं एक बार ही बोलता हूँ, एक बार ही बताता हूँ, आपने करना है तो पैसे निकाल करके जाओ, नहीं तो। मेरी इच्छा अपनी थी 55,000 रुपये तक देने की, मैं वापिस आ गया। मेरे को किसी ने बताया कि आप सरकारी वकील मांग लो, क्योंकि सीनियर सिटीजन को सरकारी वकील मिलता है। मैंने सरकारी वकील के लिए अप्लाई किया, और मुझे सरकारी वकील मिल गए, मिस्टर R.K. वर्मा। मैं सारा मामला लेकर R.K. वर्मा के पास गया। R.K. वर्मा ने दो दिन तक मेरा सारा मामला समझा, सारा मामला पढ़ा, सारा मामला हुआ। जब वो तारीख आई, जब उसने भी हाथ खड़े कर दी, कहता है भाई मैं नहीं कर पाऊंगा ये केस, कोई आप और देखो। वो सरेंडर कर दिया। फिर कोई मैं परेशान हो गया, फिर मैं जो ना सेशन जज के पास गया, मगर जनाब कोई वकील भी नहीं तैयार हो गया, क्या उन्होंने कहा अब डलसा है डिस्ट्रिक्ट का ये सरकारी, आप दोबारा उसके अंदर जाओ और दोबारा जो ना एप्लीकेशन लगाओ, आपको वकील जरूर मिलेगा, सेशन जज ही उसका हेड होता है। अच्छा। दोबारा मैंने एप्लीकेशन लगाई, दोबारा उन्होंने दूसरा वकील बदल के और मतलब दे दिया मुझे मिस्टर सोलंकी। मैं सोलंकी के पास गया, सोलंकी के पास कहा भाई ये स्टडी कर ले और ये तारीख है। उसमें हमने एक दरखास्त लगाई है इस केस में ही 156(3)
धारा होती है, उसके अंदर जज साहब को उनके खिलाफ FIR करवाने की पावर होती है करप्शन के मामले में। हाँ, तो हमने ये दरखास्त लगाई, अब जनाब इनके खिलाफ FIR करवाओ 156(3), उसके ऊपर आर्गुमेंट होनी थी, तब मुझे खासकर वकील की जरूरत पड़ी थी। फिर ये बात उठी कि भाई ये सारे गजटेड ऑफिसर हैं, गजटेड और गजटेड से ऊपर के ऑफिसर, इनके खिलाफ केस चलाने के लिए सरकार से परमिशन की जरूरत होती है। सरकार पहले इनके खिलाफ मुकदमे चलाने की मंजूरी देगी ना, तब केस चलाया। फिर इसमें एक बात पाई गई, कोई ऑफिसर अपनी सरकार की ड्यूटी करते हुए कोई गलती करता है तो तब तो ये बात लागू होती है, और अगर कोई ऑफिसर अपनी ड्यूटी से बाहर जाके, दायरे से बाहर जाके काम करता है, तब ये जरूरत नहीं होती। अब हमारा सारा दारमदार इसमें केस में इस बात के ऊपर है, इसलिए ये 5 तारीख थी इसी महीने की, इसमें भी सेशन जज साहब ने FIR के ऑर्डर नहीं किए, उन्होंने सिर्फ ये कराया है इस तारीख को कि भाई मैं उनसे पहले जवाब तलबी कर लेता हूँ, मैं उनसे उनका वो पूछ लेता हूँ तुम क्या करना चाहते हो इस बारे में, और कहता अगली तारीख के ऊपर फैसला करेंगे, कि भाई FIR करवानी है या नहीं करवानी। अगली तारीख कब? अगली तारीख है 17 जनवरी। 17 जनवरी। एक क्या आप जिस तरीके सरकार के बड़े बड़े नेता कहते हैं कि जो बीजेपी के हैं कि भाई हम कार्रवाई कर रहे हैं करप्शन के खिलाफ, क्या आप कभी किसी बड़े नेताओं से मिले हैं इस मामले में? हाँ भाई, ऐसा है कि मैं सभी को तकरीबन मिल चुका हूँ, लेकिन जितना कहते हैं ना उतना करते नहीं। मतलब अभी भी आम आदमी की कार्रवाई नहीं होती, कोई किसी तरह का पॉलिटिकल कोई बड़ा मामला, बड़ा आदमी होता है तो उसकी हो जाती है, लेकिन मेरी सोच ये है, 4 साल हो गए मुझे इसके पीछे लगे हुए, मेरी सोच यही बनती जा रही है कि आम आदमी की कंप्लेंट पर कार्रवाई नहीं। छोटे मोटी कार्रवाई तो हो जाती है छोटे मोटे आदमी के खिलाफ, लेकिन किसी बड़े आदमी के खिलाफ आप कितने ही सबूत पेश करते जाओ, सजा कार्रवाई नहीं। आपको अब किससे उम्मीद है कि कौन कार्रवाई कर सकता है? हमारी उम्मीद सिर्फ कोर्ट से है। कोर्ट से मुझे सेशन जज साहब जो ना मुझे न्यायप्रिय आदमी लगे हैं, उनकी कार्रवाई मैंने सारा अपना उम्मीद उनके ऊपर लगा रखी है। मुझे उम्मीद ये है कि वो मुझे न्याय करेंगे, और अगर वहां से भी न्याय नहीं मिला तो मैं चंडीगढ़ हाई कोर्ट में जाऊंगा, और हाई कोर्ट में भी किसी तरह मान ले मैं फेल हो गया ना, नहीं मिला ना, तो सुप्रीम कोर्ट में भी जाऊंगा, लेकिन मैं इस मामले को छोड़ता नहीं। मैंने अपनी जिंदगी का एम बना रखा है, अगर मैंने ये मामला आखिर तक ले जाना है, मैं कामयाब भगवान मत करे चाहे ना करे, लेकिन मैंने जितना रास्ता है लीगल ऑप्शन जहाँ तक है वहां तक मैं जाऊंगा, हर हालत में जाऊंगा, और भाई कितना ही इसके ऊपर खर्च हो गया, कितना ही और हो जाए, मैं खर्चा करूंगा, और मैं आगे भगवान की मर्जी। शिंगला जी, आप एक बात बताइए, जिस तरीके से आपने ये मामला पकड़ा है करप्शन का कि यहाँ पर मशीन हुई है, तो और सारे भी काम होते, क्या आपको लगता है कि वहां पर भी ऐसा कुछ ऐसा है भाई कि जहां भी मैं 9 में रिटायर हुआ था, लोग मुझे ये कहते हैं आप खुद इसी चैनलों से निकले हुए आदमी हो और फिर आप ये काम करते हो। मैं ये नहीं कहता, मैंने 40 साल नौकरी की है, मैं ये नहीं कहता, हो सकता है मेरे से भी नौकरी में कोई गलतियां हुई हो, लेकिन जिस दिन 2009 में मैं रिटायर हुआ, आज 16 साल हो गए तकरीबन रिटायर होने को, उस दिन से मैंने एक बात अपना बना रखा, अपना लक्ष्य बना रखा जिंदगी का, अब जहाँ मुझे करप्शन दिखाई देगा, मुझे पता लगेगा यहाँ करप्शन ये हो है, मैं वहाँ बीच में जाके और उसकी कोशिश जरूर करूँगा। चाहे रोहतक का जो ना रोडवेज वाले 10 रुपये किराया फालतू ले रही थी, वो ठीक कराया है।
तहसील में रजिस्ट्रियाँ होते टाइम दुनिया भर के जो ना तहसीलदार, कानूगो, पटवारी सब पैसे लेते थे। वो काफ़ी, मैं ये नहीं कहता 100% वो ठीक हो गया, लेकिन 80% वो भी ठीक हो गया है। और कई छोटी छोटी बातें हैं अभी बड़ा बड़ा घोटाला यही मेरे हाथ में आया है। बड़ा घोटाला, मैं जहाँ भी मुझे करप्शन दिखाई देती है मैं उसके खिलाफ फाइट करता हूँ। टोटल ये कितने आदमी हैं सारे मिला के? 26 आदमी हैं जी। 26 आदमी? हाँ 26 आदमी हैं। 26 आदमियों के ये सबके नाम हैं और सबके ये फाइल है। ये 1 से लेकर 26 आदमी तक जो है ना इसमें इन्वॉल्व है। आप इन सभी के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं कि सभी के खिलाफ कार्रवाई? सभी के खिलाफ, सभी का रोल है, किसी का कम किसी का ज़्यादा, सबका रोल है। बगैर रोल के कोई आदमी किसी को नहीं मुकदमा कर सकता, ना करना चाहिए। मतलब सबके खिलाफ। अब क्या होता है ये ऊपर वाले के अधीन है, और भाई हमारे देश के कानून के ऊपर है। तो चलिए दोस्तों, सुना आपने किस तरीके से जो रामनिवास सिंगला है उन्होंने एक लंबी लड़ाई जो है वो लड़ रहे हैं। तकरीबन 26 आदमी है जिनके ऊपर आरोप लगे हैं करप्शन के, कि किसी ने पैसा लिया है तो किसी ने किसी को बचाने की कोशिश की है। इस तरह के आरोप जो है वो लगा रहे, लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें कामयाबी नहीं मिली है। अब ये मामला जज्जर कोर्ट में पहुंच चुका है और उनकी सारी की सारी उम्मीदें जो है अब कोर्ट पर टिकी हुई है, क्योंकि किसी अधिकारी ने या सरकार ने या प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब उन्हें उम्मीद है कि कोर्ट इस मामले में जरूर कार्रवाई करेगा और उनका यह भी लक्ष्य है कि अगर जज्जर कोर्ट से उन्हें न्याय नहीं मिलता तो वो हाई कोर्ट जाएंगे। इसके अलावा वहां पर भी कार्रवाई नहीं हुई तो वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक वो इस लड़ाई को जारी रखेंगे। रामनिवास सिंगला जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार।